हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं JCERT द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट में से सेट 4 को। सेट 1 2 3 का सॉल्यूशन अब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेट 4 को। देख लेते हैं सेट 4 के फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हर एक सेट में हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडन निकालने के लिए ही आ रहा है, तो इसमें 135 का निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 135 को पहले अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। तो ये 2 से भाग नहीं जाता है, इसीलिए इसको 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग जब देंगे तो ये हमें मिलेगा 4 और ये 5 45। फिर 3 से भाग देंगे तो मिलेगा 15। फिर 3 से इसको भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इसका आंसर हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को अब हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक 13 दिया हुआ, मतलब HCF 13 दिया है और LCM आपको निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर 2 संख्या दी हुई हो तो दोनों संख्या को गुना कर लेना है आपको और इसको LCM से डिवाइड कर देना है ताकि आपको HCF मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे HCF दिया हुआ है इसीलिए इसको HCF से डिवाइड करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। ठीक है, तो LCM इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 13 से 26 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 91 इंटू 2 हो जाएगा 182। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो 96 और 404 का HCF क्या है। तो HCF कैसे निकालते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे हमें बड़ा संख्या को डिवाइड करना होता है। अभी डिवाइड किस प्रकार से करेंगे इसको देखना है ध्यान से। 4 से ये जाएगा तो 4 से ये हो जाएगा 384। ठीक है, 384 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 10 में 8 गया तो 2 आ गया और 3 में 3 गया तो 0। अब ये 20 जो रिमाइंडर आया, शेषफल आया, ये भाजक बन जाएगा और ये जो भाजक 96 था ये यहाँ पे भाज्य हो जाएगा। कितना बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा। 4 बार जैसे भाग देंगे तो 20 चौके 80, 80 यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे मेरा बच रहा है 16। अब 16 से 20 को भाग देना है। ठीक है, 16 से भाग देना है 20 को, कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 16 माइनस करेंगे 4 आएगा। अब 4 से भाग देना है 16 को, जो भाजक था वो भाज्य बन जा रहा है। ठीक है, तो 4 से 16 को भाग देंगे 4 बार में ये कट जाएगा। जब ये खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया, तो अंतिम टाइम में जो भाजक था वही HCF होता है। तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे, धनात्मक संपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है 2 क्यूब प्लस 1, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि लास्ट में इसका 1 दिया हुआ है। तो शेषफल अगर 1 हो तो कभी भी ये सम संख्या नहीं होगा। शेषफल 3 भी नहीं हो सकता है, शेषफल 1 भी नहीं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बाद वाले प्रश्न को देखेंगे, द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या है। तो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ होना चाहिए था जो दिया हुआ नहीं है, जिसके चलते ये क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो चुका है, इसका कोई भी आंसर नहीं दिया जा सकता है। तो सेट 4 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जिसमें जो मिसप्रिंट किया हुआ है, जिसके चलते उसका सॉल्यूशन नहीं बताया जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे फिर भी क्या क्वेश्चन है उसके आधार पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए देखते हैं, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग 4 दिया हुआ है, गुणनफल 1 दिया है, तो बहुपद क्या होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए, तो यहाँ पे x² तो x² ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल जो कि 4 दिया हुआ यहाँ पे रख देना है और इसके साथ x है प्लस फिर अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल 1 है। ठीक है, तो ये मेरा x² माइनस 4x प्लस 1 यही मेरा बहुपद हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी करेक्ट हो जा रहा है, x² माइनस 4x प्लस 1। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे आपको ग्राफ को देखते हुए बताना है कि जो रेखा है इसका शून्यक क्या होगा। ठीक है, तो शून्यक हम देख लेंगे कि चूंकि ये रेखा जो है एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे काट रहा है, जिसके चलते शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनिक हल होगा, 2 हल होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे 1/2 का।
चलिए a1/a2 निकाल लेते हैं, फिर b1/b2 निकाल लेते हैं, फिर c1/c2 निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा इसका हल। तो पहला जो है a1 का मान 2 है, a2 का मान 6 है, फिर आगे b1 का मान 3 है, b2 का मान 9 है, c1 का मान 4 है और c2 का मान 11 है। तो चूंकि हम देख पा रहे हैं 1/6 का वैल्यू हो जाएगा 1/3 और 3/9 का भी 1/3 और ये जो है बराबर नहीं हो पा रहा है 4/11 से, लेकिन फर्स्ट का दोनों जो है बराबर है। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा हो तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती है, और जब रेखाएं समांतर होगी तो एक दूसरे को एक बार भी टच नहीं करती है, जिसके कारण इसका एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। रेखाएं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 का अधित्वल। सेम क्वेश्चन है, आपको बस उसी तरह से कंपेयर करना है। तो यहाँ भी a1/a2 निकाल लेंगे तो क्या होगा 2/4, अगला b1/b2 3/6 और c1/c2 हो जाएगा 5 या -5/-15। तो दोनों में माइनस होगा, जिसके चलते हम प्लस को ही ले लेते हैं। अब देख लेंगे, ये जब क्रॉस करेंगे न्यूनतम फॉर्म में लाएंगे तो 1/2 हो रहा है, ये भी 1/2 है और ये 1/5 यानी कि 3 हो जा रहा है, जिसके चलते देख पा रहे हैं हम कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो दोनों कंडीशन में एक ही था, तो इसका भी वही होगा कि रेखाएं समांतर हैं, इसीलिए कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे, रेखिक समीकरण युग्म x इक्वल टू a और x इक्वल टू b का ग्राफ या निरूपण क्या है। तो देखिए, ये जो है कार्तीय प्लेन है, कार्तीय तल है, इसमें x इक्वल टू a का जो है ये हो गया और x इक्वल टू b का यहीं कहीं होगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर होंगी, और समांतर जब होती हैं तो बस वही ऑप्शन में है आपका, तो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद वाले प्रश्न को 11 नंबर को देख लेंगे। 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो तो y का मान क्या है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि दोनों समीकरण को आप जोड़ देंगे, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x और y तो कैंसिल हो जा रहा है, 14 प्लस 1 15 हो जा रहा है। इस तरह से x बराबर आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, जब x का मान 3 आ गया तो किसी में भी रख दीजिए, x का मान 3 फर्स्ट इक्वेशन में जब हम लोग रखेंगे तो देख लीजिए क्या होगा। तो 3x है तो 3 3 जा 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 9 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। दो चर वाले रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल होते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9 में इसको पढ़ा होगा कि कोई भी एक दो चर वाले रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो अनंत हल हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल क्या होगा। तो सिंपल इसको जोड़ दीजिए, तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 14 और 4 18 यानी कि x बराबर 9 आपको मिल जा रहा है। ठीक है, x का मान 9 रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो y का मान आपको 5 मिल जाएगा। तो 9 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 और 5 जो कि ऑप्शन डी में है। इस तरह से अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो मूल कैसे होंगे। तो वास्तविक और समान कब होता है, जब d का वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी जाके मूल समान होते हैं। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि मूल वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होगा कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a होता है। अब चूंकि d का वैल्यू 0 है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा -b/2a, तो यही आंसर हो जाएगा -b/2a। तो -b/2a यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जा रहा है। अब इसके बाद 16 नंबर प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 का विविक्त कर क्या होगा, यानी कि d का वैल्यू आपको निकालना है। आपको पता होगा d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे b का वैल्यू -6 है, तो -6 का स्क्वायर हो जा रहा है -4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 9 और इंटू फिर c का वैल्यू है 1।
अब इसको गुना करेंगे तो 6 चौक 36, 36 माइनस 9 चौक 36 गुना 1 36, तो 36 माइनस 36 आ गया आपका शून्य। ठीक है, तो अगर डी का मान शून्य आ गया तो आपको डी का मान ही निकालना था, कोई बात नहीं है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है। तो ना कोई भी ऑप्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा टिक करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका क्या है जान लेना जरूरी है। तो द्विघाती सूत्र होता है, अभी हमने लिखा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये जो फॉर्मूला है, जहां जिस ऑप्शन में ये होता उसी को आपको टिक करना था। यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी चल रहेगा वो हो सकता है, फॉर्मूला यही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसके चलते कोई भी ऑप्शन टिक नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल समान है, तो k का मान क्या होगा। मूल समान कब होता है, जब d का वैल्यू 0 हो। तो d का वैल्यू 0 यानी कि b² माइनस 4ac बराबर भी 0। अब b² b का वैल्यू यहाँ पे k है, तो हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 है इंटू c का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो बराबर 0 हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे इसको तो देख लेंगे क्या मिल पा रहा है हमें। तो k² माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 बराबर 0। इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि k² बराबर 24 आ रहा है, इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 24। रूट अंडर 24 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 रूट अंडर 6 मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 रूट अंडर 6। यहाँ भी देखिए कोई भी ऑप्शन में आंसर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी मिसप्रिंट है, तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 2 रूट अंडर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो मूल क्या होंगे। तो b² माइनस 4ac डी को कहा जाता है, डी बराबर 0 हो तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। द्विघात समीकरण x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो मूल निकालने के लिए आप जो है द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुणनखंडन का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में गुणनखंडन का यूज करके ही निकाल लेते हैं। x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 आ गया, फिर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा बराबर 0। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन आ जा रहा है और यहाँ पे x प्लस 2 बच रहा है। तो x माइनस 3 में x का मान 3 हो जाएगा और यहाँ पे -2, तो -2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। -2 और 3 जो कि यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, ऑप्शन भी यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे -3 और 2 होना, सॉरी ये नहीं, 3 और -2 होना चाहिए था, 3 और -2, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे एपी से संबंधित प्रश्न है। 2, 6, 10, 14 डॉट 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 का सार्वअंतर क्या होगा। इसका आपको सार्वअंतर निकालना है, तो सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 यानी 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 को बना लेंगे। इसके बाद 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे ए फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे tn का वैल्यू दिया हुआ है 78, 78 बराबर a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो a का वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है और d का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, तो 8 में 3 को माइनस करेंगे 5, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 78 में 3 गया 75, 75 बटे 5 बराबर n माइनस 1 हो रहा है। 75 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15, 15 बराबर आ गया n माइनस 1, इसीलिए n का मान 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जा रहा है। इसके बाद वाले प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 के गुणज 10 और 250 के बीच जो है उसको लिख लेंगे। तो 10 तो 4 का गुणज नहीं है, 12 है, 12 को लिखेंगे, फिर 12 4 16 होगा, फिर 20 होगा। इस तरह से 250 के बीच बोला गया, तो 250 तो नहीं हो रहा, 248 होगा। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि ये इसमें n की संख्या क्या है, यानी कि कुल कितने गुणज हैं। तो a यहाँ पे 12 हमको मिल गया, d 16 माइनस 12 यानी कि 4 हो जाएगा और tn यहाँ पे 248 हो गया। तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा कि tn बराबर इतना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हम लोग लिख लेंगे 248 बराबर a प्लस n माइनस 1, तो n तो हमें ज्ञात है नहीं,
इंटू डी, डी मतलब 16 माइनस 12 4, ठीक है। आगे इसको बढ़ाएंगे तो 248 में आपको 12 को घटाना है, क्या हो जाएगा 236, 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4 होगा। 4 से 236 को भाग देना है आपको, ठीक है। जब भाग देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे हो जाएगा 59। तो 59 इक्वल टू n माइनस 1 यानी कि n बराबर 60 हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। प्रथम पद ए और अंतिम पद गायब है, यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वाली एपी के एन पदों का योग क्या होगा, ठीक है। तो अंतिम पद जो है हम लोग यहाँ पे एल मान लेते हैं, प्रथम पद जो है ए दिया हुआ है। तो एपी के एन पदों का योग, आप लोगों को पता होगा कि एन पदों का योग जो फॉर्मूला है वो होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला है। और साथ ही साथ एक दूसरा भी फार्मूला है n बाई 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस एल, एल मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एल ही दिया हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये आंसर यहाँ पे होगा n बाई 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस एल, ठीक है। तो चूंकि ऑप्शन भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है या छूटा हुआ है, जिसके चलते किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं किया जा सकता है। अब देखेंगे इसके बाद वाले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 को। इसमें भी कुछ छूटा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ होना चाहिए था, ABC सिर्फ लिख दिया गया है, और PQR भी एक त्रिभुज ही होगा, लेकिन मिसप्रिंट हो गया है। अब जिसमें 4, 6 और 5 सेंटीमीटर इसका लंबाई दिया हुआ है। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, कौन सा कथन सत्य है पूछा गया। तो देखिए ये जो है इसका डबल है, 2 का डबल यहाँ पे है और 5 का आधा यहाँ है, यानी कि देखिए ये जो PQR है उसका सारे भुजाओं का डबल जो है, संगत भुजाएं जो है उसके डबल हैं, यानी कि भुजाएं यहाँ पे समानुपातिक हैं। अगर किसी भी दो त्रिभुज के भुजाएं समानुपातिक हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, वो तो सही है। यहाँ पे कौन से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ध्यान से देखना है। अगर हम फर्स्ट त्रिभुज को त्रिभुज ABC लिखते हैं तो ये जो समरूप होगा किस त्रिभुज के, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ABC जो है इधर से हमने इसको घुमाया है, यानी कि पहले AB को लिया, फिर BC को लिया, फिर CA को लिया। तो पहले 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, तो इसका आधा हो जाएगा 2 होगा, फिर 2.5 होगा, फिर 3 होगा। तो 2 इधर से है, फिर 2.5 इधर से है, फिर 3 इधर से है। आपको इस प्रकार से लेना है। तो इस त्रिभुज का नाम PRQ हो जाएगा, PRQ हो जाएगा। तो देख लीजिए ABC और PRQ कहाँ पे है। PRQ आपको मिल रहा है ऑप्शन सी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, ये डॉट ना होके ये आपका समरूप का साइन है, ठीक है। यहाँ भी मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है, आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है प्रश्न को। तो वृत्त जो है, कोई भी 2 वृत्त ले लीजिए वो समरूप ही होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कोई भी 2 लेंगे तो वो समरूप नहीं होगा। वर्ग समरूप ही होते हैं और समबाहु त्रिभुज भी समरूप ही होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 27 में यदि DE, और चूंकि यहाँ पे मिसप्रिंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या लिखना चाह रहा था, जिसके चलते इसका आंसर बताना थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी मिसप्रिंट है। त्रिभुज ABC फिर डॉट दिया हुआ है, त्रिभुज PRQ हो तो A का मान 30, B का 70, C का 80 हो तो Q का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी समझना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मिसप्रिंट होने के कारण यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता है। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ABC और BDE, तो एक त्रिभुज पहले हम यहाँ पे बना लेंगे। क्या नाम है जिसका, ABC, और फिर है BD और E, ठीक है, BD और E यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, BDE, ठीक है। आगे देख लेंगे। इस प्रकार है कि D भुजा BC की मध्य बिंदु, मतलब D जो है वो BC का आधा है। अगर ये 10 होगा तो यहाँ BD जो है 5 होना चाहिए। आगे क्या दिया, त्रिभुजों ABC और BDE, ये 2 त्रिभुज जो है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चूंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, और जो छोटा त्रिभुज है BDE वो भी एक समबाहु त्रिभुज है, और इन दोनों के भुजाओं में जो है
कौन सा अनुपात है, तो आधा अनुपात है, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज में अगर 2 भुजा होगा तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो उसी आधार पर आपको क्या करना है, त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला आप लोगों को ज्ञात होगा कि एरिया एबीसी बटे एरिया बीडीई बराबर क्या होता है, तो इसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भुजा एबीसी का भुजा हम बीसी को ले लेंगे ऊपर और बीडी ले लेंगे नीचे बीडी को, ठीक है। अब इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। आगे इसको बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगा, चूंकि बीसी जो है वो डबल है बीडी का, तो यहाँ पे 2BD हम लिख सकते हैं ऊपर, बाई BD नीचे है का होल स्क्वायर है। अब BD BD से कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 4:1, 4:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है, यानी कि एक सीढ़ी इस प्रकार से है और ये 8 मीटर भूमि से ऊंचा है। तो आपको क्या करना, दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी, मतलब ये दूरी आपको निकाल के दिखाना है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है और ये 8 मीटर है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो दीवार है वो जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है, इसीलिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो √10² माइनस 8² हो जाएगा, यानी कि √100 माइनस 64 यानी कि √36 यानी कि 6 आंसर इसका होगा। तो 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको 6 मीटर में टिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन मिस्टेक दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर किया हुआ है, जबकि क्वेश्चन में मीटर में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेंगे इसके बाद हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC और BC बराबर है, ठीक है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं ABC, जिसमें AC और BC, AC ये वाला हो गया और BC ये वाला हो गया, दोनों बराबर है, ठीक है। ये दोनों भुजा जो है बराबर है। AB² बराबर 2AC² हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है कि AB² क्या दिया हुआ है, AB² बराबर 2AC², यानी कि AC² प्लस AC² लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, AB² है तो AB² को रहने देंगे, इधर AC² भी रहने देंगे, प्लस यहाँ पे AC बराबर देखिए दिया हुआ है BC, तो यहाँ पे BC² लिख सकते हैं। अब देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे C कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही इसका हो जाएगा, सी समकोण है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाले प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 को। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो एक वृत्त है और एक ये स्पर्श रेखा है, तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लेंगे। यदि किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान से आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है, यहाँ भी एक स्पर्श रेखा है और ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, यानी कि 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ओ केंद्र वाले वृत्त में PT और TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ, अब इसको ध्यान से यहाँ पे देख लें फिगर को। यहाँ पे बाहर में एक पॉइंट T है जहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो ये एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा। अब आपको दिया हुआ ये केंद्र जो है इसका वो O है, तो POQ मतलब ये जो आंतरिक कोण इसका है वो 80 डिग्री का है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि PTQ कितना होगा। तो चूंकि स्पर्श रेखा जो है इसके साथ स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये 80, तो 90 90 180 माइनस हो जाएगा। तो 360 में 180 माइनस होगा तो 180 बचा, 180 में फिर ये 80 माइनस हो जाएगा तो 100 बचा, तो इसका मान कितना होगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में हम लोग टिक कर लेंगे। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 35 को। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर डैश होती है, उस पर क्या होती है, तो लंब होती है।
स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या जो है, यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है जिसका कोण पी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होगा कि वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। चूंकि यहाँ पे आर का मान कैपिटल आर दिया है तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, इंटू थीटा का मान यहाँ पे पी दिया है तो पी बाई 360 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। अब यहाँ भी देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसके चलते यहाँ भी ऑप्शन को टिक नहीं किया जा सकता है, तो ये इसका आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो मिनट की सुई जो है 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। एक जो घड़ी है और ये मान लीजिए इसका मिनट की सुई है, तो ये पूरा एक बार चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमता है, तो 5 मिनट में ये 30 डिग्री घूम जाएगा, यानी कि थीटा का मान आपको मिल गया 30 डिग्री। और यहाँ पे ये जो मिनट की सुई है यानी कि आर है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, तो ये 30 डिग्री में कितना क्षेत्रफल घेरेगा ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो लगाते हैं पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 इंटू थीटा बाई 360, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है बाई 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 36 को भाग देंगे तो 12 आ रहा है। अब फिर 7 से 14 कट जाएगा तो 2 आएगा, फिर 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि क्या बच रहा है, 22 गुना 2 गुना 7 यानी कि 22 गुना 7 दूना 14। तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेंगे 22 गुना 14, और कुछ बच रहा है ऊपर में और कुछ नहीं है, नीचे है आपका 6, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 इंटू 7, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, 154/3, 154/3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया हुआ नहीं है, इसीलिए इसका भी आंसर दिया नहीं जा सकता है। अब देखेंगे इसके बाद वाले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 39 को। केंद्रीय कोण थीटा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन थीटा ही होना चाहिए, थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हमने बताया फॉर्मूला कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री होता है, तो यही यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कोई भी ऑप्शन में कोई भी मान दिया हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से इसको देख लेंगे हम लोग। आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया है और चाप पर केंद्र द्वारा थीटा का मान भी दिया हुआ है, आर और थीटा दोनों दिया है, तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला 22/7 यानी कि पाई आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू थीटा बाई 360 डिग्री यानी कि 60/360, 60 को 360 से भाग देंगे तो 6 आएगा। अब इससे ये डिवाइड होगा तो 3 आएगा, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 11। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में मेरे पास क्या बच जा रहा है, 11 गुना 21 और कुछ भी नहीं है, जबकि नीचे कुछ भी नहीं है, तो 11 गुना 21 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 11 गुना 21 कितना हो जा रहा है, 1 3 2 231 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जा रहा है, और ये सेट भी कंप्लीट हो जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि इस सेट में गलतियां कुछ ज़्यादा ही है, मिसप्रिंट हो चुका है बहुत सारे क्वेश्चंस में, जिसके चलते कुछ कठिनाई हो रहा है। कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए था, जो क्लियर हो चुका है। अब आप लोग अगर सेट 1 2 3 का आंसर नहीं देखे हैं, अभी तक सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक